हिंदी पेडागोजी। जी हाँ साथियों, इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हिंदी पेडागोजी से संबंधित उन सवालों की जो सीटेट की परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं। और इस सेशन में हम कुल 30 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। और ज़्यादा चर्चा ना करते हुए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सवाल में दिया गया है कक्षा 5 से 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको उनकी जो आपकी पठन क्षमता का आकलन करना है, तो किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो साथियों 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बाल साहित्य जिसमें बच्चों की रुचि होती है, वो सामग्री उनके जो पठन कौशल को विकसित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। औपचारिक पत्र बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं दिखाएगा, पाठ्यपुस्तक के कठिन अध्याय जो है उनमें रुचि नहीं दिखाएगा, और वर्णमाला की सचित्र चार्ट जो है उनमें भी रुचि नहीं दिखाएगा। तो बाल साहित्य जो है बच्चों के लिए बहुत रुचि होती है उनकी उसमें, इसलिए बाल साहित्य यहाँ पर बिल्कुल ठीक है हमारा। और बी ऑप्शन, प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य की संवादात्मक कहानी बच्चों में पठन के प्रति रुचि जगाती है और उनके संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का वास्तविक आकलन करती है। दूसरा सवाल है साथियों आप सभी के सामने। दूसरे सवाल में बोला गया है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन का मतलब अलाउड रीडिंग जब बच्चे करते हैं एक साथ, का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चा जोर जोर से पढ़ेगा किसी चीज़ को, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, ये सवाल में पूछा गया है। बहुत तेज गति से पाठ का वाचन करना, तो बहुत तेज गति का मतलब ही नहीं है, या तो साउंड का मतलब है, आवाज़ तेज से मतलब है यहाँ पर। केवल कठिन शब्दों के उच्चारण की जांच करना, पूरा पाठ को आपको पढ़ना, केवल कठिन शब्द नहीं पढ़ना। मौन पठन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। बच्चों में पढ़ने के डर या झिझक को समाप्त करना, जब बच्चा जोर जोर से पढ़ेगा, अलाउड रीडिंग करेगा, तो उनमें जो झिझक है, पढ़ने का जो डर है वो दूर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। सस्वर वाचन में बच्चों का संकोच, झिझक और पढ़ने का भय दूर होता है तथा उनके उच्चारण में शुद्धता और स्पष्टता आती है। तीसरा सवाल है आप सभी के सामने, जब कोई छात्र किसी विस्तृत पाठ्य सामग्री को सामान्य समझ बनाने और आनंद लेने के लिए तेजी से पढ़ता है, तो वह किस प्रकार का पठन कहलाता है? तो साथियों जब कोई ऐसी सामग्री में हम पढ़ रहे हैं जो आनंद लेने के लिए पढ़ रहे हैं, एन्जॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। द्रुत पठन या विस्तृत पठन इसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसली जब पढ़ते हो किसी अच्छी गहन समझ बनाने के लिए, वो इंटेंसिव रीडिंग होती है। स्किमिंग, सरसरी तौर पर पढ़ना, मतलब आप ऊपर ऊपर से किसी विषय वस्तु का आकलन कर रहे हो, देख रहे हो, उसको ऊपर का आइडिया ले रहे हो, वो स्किमिंग है। और एक्सटेंसिव रीडिंग हम आनंद के लिए पढ़ते हैं, जो हमारा उत्तर है यहाँ पर। स्कैनिंग का किसी एक पूरे पैराग्राफ में एक शब्द को ढूंढना है तो आप स्कैनिंग करोगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है साथियों। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 जाने से पहले इसका जो व्याख्या है वो भी पढ़ लेते हैं। आनंद और सामान्य समझ के लिए विस्तृत सामग्री को तीव्र गति से पढ़ना विस्तृत पठन या द्रुत पठन एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है। प्रश्न संख्या 4 है, कक्षा में शिक्षक द्वारा उचित हाव भाव, आरोह अवरोह और शुद्ध उच्चारण के साथ किया जाने वाला वाचन क्या कहलाता है? तो अध्यापक जब उचित हाव भाव शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करता है, जिसका बच्चे अनुसरण भी करते हैं, तो वो आदर्श वाचन कहलाता है साथियों। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अनुकरण वाचन, जब बच्चे उसको को अनुकरित करते हुए उच्चारण करेंगे वो अनुकरण वाचन कहलाएगा। एक बच्चा जब पढ़ता है तो व्यक्तिगत वाचन है, और सभी बच्चे जब पढ़ते हैं तो सामूहिक वाचन है। यहाँ पर आदर्श वाचन की बात है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया वाचन आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि छात्र इसी को मॉडल मानकर अनुकरण करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये जो सवाल है अच्छे लग रहे होंगे। हिंदी पेडागोजी से संबंधित सवाल है, चूँकि सरल सवाल है इसलिए जो देखने वाले हैं उनको अच्छा लगता है इनको करने में। आप भी अपना जो स्कोर है वो ज़रूर नोट करते रहें, और कितना स्कोर आपने प्राप्त किया है इसको अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर बताएं। एक छात्र शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात, जब शिक्षक ने आदर्श वाचन कर लिया है, ठीक उसी प्रकार शुद्धता और गति के साथ पाठ को पढ़ता है, वह वाचन का कौन सा रूप है?
तो ये जो बच्चा पढ़ रहा है ये इमिटेशन रीडिंग है, अनुकरण वाचन। तो बच्चा तो अनुकरण कर रहा है टीचर का, तो अनुकरण वाचन है। मौन वाचन, द्रुत वाचन और सामूहिक वाचन इससे संबंधित नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। शिक्षक के वाचन के उपरांत छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग। जो गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग, गहन पठन मतलब किसी चीज़ को गहनता के साथ पढ़ना। इंटेंसिव पठन मतलब इंटेंसली पढ़ना। आप उस चीज़ को इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको वो चीज़ पढ़नी है और उसकी समझ विकसित करनी, इंटेंसली पढ़ रहे हो आप। तो मनोरंजन के लिए तो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। विषय वस्तु के एक एक शब्द को गहरे अर्थ, सूक्ष्म विवरण को समझना, तो यही तो है गहन पठन। एक एक शब्द और सूक्ष्म विवरण है उसको पढ़ना होता है, तो ये हमारी इंटेंसिव रीडिंग है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन के साथ बढ़ते हैं आगे, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। गहन पठन इंटेंसिव रीडिंग में विद्यार्थी विशिष्ट जानकारी, व्याकरणिक संरचनाओं और सूक्ष्म विवरणों को समझने के लिए गहराई से पढ़ता है। नेक्स्ट सवाल आप सभी के सामने, पठन विधि की वर्ण विधि अल्फाबेटिक मेथड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन से कथन सत्य की बात कर रहा है? पॉजिटिव एक मात्र जो हमें ढूंढना है, और जो पठन विधि की, पठन शिक्षण की जो वर्ण विधि है जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स को पहले पढ़ाएंगे बच्चे को, उसके बारे में पूछा है। इसमें पहले पूरे वाक्य को पढ़ा दिया जाता है, फिर वर्णों को उल्टा बता रखा है। यह विधि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित, ये भी उल्टा है, अंश से पूर्ण की ओर होती है। यह विधि आधुनिक और अत्यंत मनोवैज्ञानिक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है मनोवैज्ञानिक है। इसमें शिक्षण की शुरुआत वर्णों, स्वर, व्यंजन के क्रमबद्ध ज्ञान से होती है। तो इसकी शुरुआत जो है वर्णों से होती है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन ये इसके संबंध में पॉजिटिव है, तो ये हमारा ऑप्शन है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। वर्ण विधि शिक्षण, पठन शिक्षण की सबसे प्राचीन और पारंपरिक विधि है, जिसमें छात्र को सबसे पहले वर्णों ए, आ, क, ख का ज्ञान कराया जाता है। यह अंश से पूर्ण की ओर चलती है। क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल हम सभी के सामने, मोंटेसरी द्वारा विकसित साहचर्य विधि एसोसिएशन मेथड में पठन कौशल किस प्रकार किया जाता है? तो पठन कौशल के लिए जो मोंटेसरी विधि है उसमें चित्रों और वस्तुओं को उनके नाम वाले कार्डों के साथ जोड़कर सामंजस्य बिठाकर पठन कौशल किया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। यहाँ पर साहचर्य विधि में बच्चों के सामने खिलौने या चित्र रखे जाते हैं और उनके नाम के कार्ड रखे जाते हैं। बच्चे चित्र का नाम देखकर कार्ड का मिलान साहचर्य करते हुए पढ़ना सीखते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, पठन की किस विधि में एक समान ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है, जैसे राम, काम, नाम, दाम? तो ये जो विधि है ये ध्वनि सम फोनिक मेथड है, जिसमें एक जैसे फोनेटिक्स वाले जो शब्द हैं उनको हम पढ़ाते हैं। जिसमें यहाँ पर जैसे राम है, काम है, नाम है, दाम है, तो इनका जो ध्वनि साम्य है वो बिल्कुल एक जैसा है, तो इसलिए हम इस विधि का नाम लेते हैं ध्वनि सम विधि। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ध्वनि सम विधि में समान उच्चारण या समान तुक वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है ताकि बच्चों को ध्वनियों का अंतर और समानता आसानी से समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, जिसमें बताया गया मौन वाचन साइलेंट रीडिंग किस स्तर की बात कर रहा है, प्रारंभ करना सबसे अधिक तर्कसंगत और उपयोगी माना जाता है? कक्षा 1 से, उच्च प्राथमिक स्तर से, छठी से, या कक्षा 3 से, या पूर्व प्राथमिक स्तर से? तो जो बिल्कुल सही उत्तर वो है कक्षा 3 से। कक्षा 3 से बच्चों की इतनी समझ विकसित हो जाती है कि वो साइलेंट रीडिंग आसानी से कर सकते हैं। कक्षा 3 से बच्चों में वर्णों और शब्दों की सामान्य समझ विकसित हो जाती है, इसलिए इस स्तर से धीमा या मौन वाचन प्रारंभ किया जा सकता है। उच्च प्राथमिक पर यह पूर्णतः परिपक्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो साथियों 11 सवाल तक आ चुके हैं हम, और आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि जो आप सब्सक्राइब करके चैनल को मुझे मोटिवेशन दोगे, उसी के
माध्यम से मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी और हमारी मुलाकात लगातार होती रहे। नेक्स्ट सवाल है, समाचार पत्र में किसी विशिष्ट नौकरी के विज्ञापन को खोजने के लिए किया जाने वाला पठन। तो आप एक विशेष नौकरी के विज्ञापन को खोज रहे तो वो होगी आपकी स्कैनिंग होगी। जब आप एक चीज़ को किसी पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक चीज़ को ढूंढने के लिए उसको सरसरी तौर पर पढ़ते हो तो वो स्कैनिंग होता है। जैसे एक पूरी लिस्ट में आप अपने रोल नंबर ढूंढो, उस समय वो स्कैनिंग कहलाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। किसी विशिष्ट जानकारी या तथ्य जैसे कोई संख्या, नाम या विषय विशिष्ट विज्ञापन को ढूंढने के लिए पाठ्य सामग्री को तेजी से खोजना, बारीकी से पढ़ना या स्कैनिंग कहलाता है। पठन शिक्षण की संयुक्त विधि कंबाइंड मेथड में किन दो प्रमुख विधियों का मिश्रण किया जाता है। तो कंबाइंड मेथड की बात कर रहा है, देखते हैं। वर्ण विधि और ध्वनि साम्य विधि, कविता विधि और वर्ण विधि, देखो और कहो विधि तथा वाक्य विधि, शब्द विधि और वाक्य विधि। तो ये जो कंबाइंड मेथड है वो शब्द विधि और वाक्य विधि को जब हम कंबाइन कर देते हैं, शब्द विधि जिसमें हम पहले शब्द पढ़ाते हैं और वर्ण विधि जिसमें हम पहले वर्णों पर ज़्यादा जोर देते हैं, और जब इनको दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो वो कंबाइंड मेथड कहलाता है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है साथियों। संयुक्त विधि में पहले चित्रों के माध्यम से शब्द सिखाए जाते हैं, शब्द विधि और फिर उन शब्दों का प्रयोग छोटे छोटे वाक्यों में करना सिखाया जाता है, वो क्या होगी, वाक्य विधि। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 13वां, सस्वर वाचन के भेदों के अंतर्गत जब एक अकेला छात्र अकेले ही किसी अंश का पाठ करता है, अकेला छात्र है और अकेले ही पढ़ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे क्या कहते हैं साथियों, उसको कहते हैं अकेला कर रहा है तो व्यक्तिगत वाचन हो गए, इंडिविजुअल रीडिंग होगी इसकी। तो सी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ना हमें। एक अकेले छात्र द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर किया जाने वाला सस्वर वाचन व्यक्तिगत वाचन कहलाता है, जबकि कई छात्र मिलकर कहे तो सामूहिक वाचन हो जाता है। शिक्षिका द्वारा बच्चों को एक कविता गाकर सुनाती है और बच्चे उसके पीछे पीछे सामूहिक रूप से दोहराते हैं। पठन विधि की कौन सी विधि है, मतलब शिक्षिका एक कविता को गा रही है और बच्चे उसके साथ साथ दोहरा रहे हैं, तो ये कौन सी विधि है। वर्ण विधि, वाक्य विधि, कविता विधि। जो पोइट्री मेथड है उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पोइट्री मेथड में टीचर जो पोइम है उसको गाएगा और बच्चे उसके पीछे पीछे दोहराएंगे। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। कविता विधि के अंतर्गत छोटे बच्चों को लय, ताल और अभिनय के साथ कविता पढ़ाई जाती है, जिससे वे रुचिपूर्वक शब्दों का उच्चारण और पठन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पठन कौशल रीडिंग स्किल के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण, मतलब ऐसा ऑप्शन हमें छांटना है जो अन्य जो ऑप्शन है उनके बनिस्पत कम महत्वपूर्ण हो। तो देखते हैं। संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना, पाठ्य सामग्री का उद्देश्य समझना, केवल वर्णों और अक्षरों को तेजी से पढ़ लेना। तो तेजी से पढ़ना ये कोई हमारा उद्देश्य नहीं होता, तेजी से सिर्फ पढ़ना उद्देश्य नहीं होता, पढ़ने के साथ साथ उसका बोध भी होना चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग जो है वो होनी चाहिए, बोधगम पठन है वो होना चाहिए। तो सी ऑप्शन है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। और डी भी देख लेते हैं, पूर्व अनुभवों को लिखित सामग्री से जोड़ना। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सी ऑप्शन जिसमें बताया गया है तेजी से पढ़ना ये महत्वपूर्ण नहीं है। पठन का वास्तविक अर्थ ग्रहण करना है, बिना समझे केवल वर्णों को तीव्र गति से पढ़ लेना पठन कौशल का उद्देश्य नहीं माना जाता है। तो साथियों सी ऑप्शन हमारा ठीक था कि आपको तेज गति से नहीं पढ़ना, उसका अर्थ भी समझना होता है। पठन का वास्तविक अर्थ ग्रहण करना है, बिना समझे केवल वर्णों को तीव्र गति से पढ़ लेना पठन कौशल का उद्देश्य नहीं माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मौन वाचन का सबसे बड़ा लाभ निम्नलिखित में से क्या है। तो जब बच्चा मौन वाचन करता है, स्वयं पढ़ता है बिना आवाज़ की, वो मौन वाचन है, तो उसका लाभ पूछा है सबसे बड़ा लाभ। इससे छात्रों की
छात्रों की एकाग्रता बढ़ती है और समय की बचत होती है। देखते हैं, इसमें गले और फेफड़ों पर अधिक दबाव पड़ता है। इसमें केवल शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। इसके लिए शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। तो ये जितने भी ऑप्शन है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये ऑप्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है इसमें बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है और समय की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर जाने से पहले इसका जो व्याख्या दे रखी है उसको पढ़ना है। मौन वाचन में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, जिससे ऊर्जा और समय दोनों बचत होती है तथा पाठक एकाग्रचित होकर गहरे अर्थ को ग्रहण कर पाता है। नेक्स्ट सवाल जो है आपके सामने, देखो और कहो विधि लुक एंड से मेथड का दूसरा नाम क्या है? वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि या संयुक्त विधि? तो वर्ण विधि में हमें पता है साथियों कि वर्णों को पहले पढ़ा जाता है। वाक्य विधि में और संयुक्त विधि में क्या होता है साथियों, देखते हैं। तो यहाँ पर लुक एंड से जो मेथड है, देखो और कहो जो मेथड है वो बात कर रहा है शब्द विधि या वर्ड मेथड की। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, जो शब्द विधि और देखो विधि की बात कर रहा है। देखो और कहो विधि को शब्द विधि कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चों के सामने शब्द और उनका चित्र प्रस्तुत किया जाता है और बच्चा चित्र देखकर शब्द का उच्चारण करता है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक था। यहाँ पर किसी लंबी कहानी या उपन्यास को बहुत कम समय में मुख्य विचार गिस्ट जानने के लिए पढ़ना क्या कहलाता है? तो ये बिल्कुल स्कीमिंग है कि जब हम किसी चीज़ को, किसी बिंदु को, किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं और उसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि उसका ऊपरी जो मीनिंग है वो हमें पता चल जाए, तो वो होती स्कीमिंग। तो इस स्कीमिंग जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। पाठ्य सामग्री या सामान्य सारांश का मुख्य बिंदु मेन आइडिया प्राप्त करने के लिए तेजी से पढ़ने की प्रक्रिया को सरसरी पठन या स्कीमिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पठन शिक्षण की सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक विधि कौन सी मानी जाती है? तो पठन शिक्षण की जो सबसे उपयुक्त विधि है वो देखते हैं कौन सी है। वर्ण विधि, क्योंकि ये मूल तत्वों से शुरू होती है। ध्वनि साम्य विधि, केवल श्यामपट विधि। वाक्य विधि, क्योंकि बच्चा सार्थक और पूर्ण वाक्यों में अर्थ ग्रहण करता है। तो बच्चे को अर्थ ग्रहण होना चाहिए, अपने परिवेश से सीखना चाहिए, यही तो हमारा उद्देश्य है। तो डी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है हमारा। यहाँ पर डी ऑप्शन में लिखा भी गया है। वाक्य विधि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पूर्ण से अंश की ओर पर आधारित है। यहाँ भाषा की शुरुआत किसी सार्थक वाक्य विचार से करता है, इसलिए ये अधिक वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20वें सवाल में कहा गया है प्राथमिक स्तर पर बच्चों में पठन अक्षमता रीडिंग डिसेबिलिटी को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये पठन वैकल्य होता है जिसमें बच्चा पढ़ने में दिक्कतें महसूस कर रहा है। ए को बी पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा, गोड को डॉग पढ़ेगा। तो इस प्रकार का जो बच्चा व्यवहार करता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, ये सवाल में पूछा गया है। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये ईशान अवस्थी आपने फिल्म देखी होगी, वही है जो डी को पढ़ेगा, बी को पढ़ेगा डी, गोड को पढ़ेगा डॉग। तो इनमें उल्टा पढ़ने की अक्षरों के जो क्रम है उनको डिस्टर्ब करने की इनकी अपनी एक अक्षमता होती है। तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है डिसलेक्सिया, वो बिल्कुल ठीक है इस संबंध में। पठन विकार या पढ़ने से संबंधित अक्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है, जिसमें बच्चे वर्णों को उलटने या पहचानने में भ्रमित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है सामूहिक वाचन कोरल रीडिंग का आयोजन मुख्य रूप से किन कक्षाओं के लिए किया जाता है? तो सामूहिक वाचन का जो हम आयोजन करते हैं तो कौन कौन सी कक्षाओं के लिए करते हैं? केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए, शोधार्थियों के लिए, केवल प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर। तो जो सामूहिक वाचन है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस प्राथमिक कक्षा में बच्चे का जो पढ़ने की जो झिझक होती है वो दूर करनी होती है और हम सामूहिक वाचन कराते हैं। प्राथमिक स्तर पर सामूहिक रूप से कविता पाठ पढ़ने में
संकोची बच्चों में आत्मविश्वास आता है और वे सही लय ताल के साथ बोलना व पढ़ना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुहेल पढ़ते समय अनेक बार अटकता है, परंतु उसका शिक्षक उसे तुरंत डांटने के बजाय संदर्भ के अनुसार अर्थ समझने में मदद करता है। शिक्षक का ये व्यवहार, तो शिक्षक कर रहा है उसको तुरंत डांटने की बजाय संदर्भ के अनुसार अर्थ समझने में सहायता कर रहा है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। पठन शिक्षण के अर्थ केंद्रित उपागम को दर्शाता है, छात्रों को केवल यांत्रिक अभ्यास की ओर धकेलता है, पूरी तरह समय की बर्बादी है, केवल शुद्ध उच्चारण की उपेक्षा करता है। तो इसमें जो पठन शिक्षण के केंद्र अर्थ केंद्रित उपागम को दर्शाता है, ये जो टीचर कर रहा है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, जिसमें बताया भी गया है पठन शिक्षण का आधुनिक दृष्टिकोण अर्थ को प्राथमिकता देता है, जबकि बच्चा अटक रहा है इसलिए अर्थ समझ रहा है, तो शिक्षक का सहयोग सकारात्मक उपागम का परिचय है। नेक्स्ट सवाल है 23वां सवाल, सामान्य पठन या विस्तृत पठन एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो साथियों पूर्व में भी चर्चा की है हमने कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है वो आनंद के लिए होती है, शौक के लिए होती है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस संबंध में असत्य है, हमें नेगेटिव छांटना है। यह छात्रों की पढ़ने की आदत रीडिंग हैबिट विकसित करता है। जब बच्चा एक्सटेंसिव रीडिंग करेगा तो उसको आनंद आएगा और वो उसमें पढ़ने की क्षमता विकसित होगी, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर हमें नेगेटिव छाड़ना है। ये भाषा के बारीक व्याकरणिक नियमों को रटने के लिए किया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि व्याकरण के नियम रटने हो। इसमें अतिरिक्त पठन सामग्रियाँ जैसे कहानियाँ पत्रिकाएँ शामिल होती है सर। इसका उद्देश्य सामान्य आनंद प्राप्त करना होता है। तो बी ऑप्शन जिसमें कहा गया है व्याकरणिक नियमों को रटने की, वो इससे संबंधित नहीं है। व्यापक या विस्तृत पठन व्याकरण रटने के लिए नहीं बल्कि आनंद और सामान्य बोध के लिए होता है। व्याकरणिक नियमों के लिए गहन पठन इंटेंसिव रीडिंग किया जाता है। पठन केवल ध्वनियों या प्रतीकों का उच्चारण नहीं है बल्कि यह एक प्रक्रिया है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी पढ़ने की स्किल है, पठन जो दक्षता है, उसमें सिर्फ ये नहीं कि भी आप जो अक्षर है शब्द उनको तेज तेज बोलना पढ़ना सीख जाओ। पढ़ने के अलावा आपको उनको समझना भी होगा, बोधगम्य पठन करना है, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग करनी है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक हमें देखना है जिसमें केवल तीव्र गति आवश्यक है, जिसके माध्यम से लिखित सामग्री का अर्थ निर्माण होता है जो पूरी तरह इसमें स्मृति आधारित होती है, केवल औपचारिक शिक्षा के बाद ही संभव है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उनमें सबसे बेस्ट लग रहा है जिसके माध्यम से लिखित सामग्री का अर्थ निर्माण होता है। बी ऑप्शन जो कह रहा है पठन के बारे में जिसके माध्यम से लिखित सामग्री का अर्थ निर्माण होता है, बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। देखते हैं कौन सा है। बी ऑप्शन ही है उत्तर हमारा बिल्कुल ठीक। पठन एक सक्रिय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाठक लिपि प्रतीकों के माध्यम से लेखक के संदेश या अर्थ का निर्माण मीनिंग मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। और साथियों जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इस सेशन में उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया है जो सीट और रीट जैसी विख्यात परीक्षाओं में शामिल होते रहे हैं। अनुकरण वाचन इमिटेशन रीडिंग की बात कर रहा है के दौरान बच्चों द्वारा किया जाने वाले त्रुटियों को सुधारने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। कि वो बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं तो उनको सुधारने के लिए क्या करेंगे। बच्चों को तुरंत डांट कर बैठाना चाहिए, निगेटिव गलत है, आपको ना तो डांटना और ना ही बच्चे को इस प्रकार से बैठाना। वचन समाप्त होने पर उस शब्द का शुद्ध उच्चारण करके बच्चों से अभ्यास कराया जाना चाहिए। ये ठीक लग रहा है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। उन त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं ध्यान देना पड़ेगा। अगर बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं तो बच्चों को अगली बार पढ़ने का अवसर कभी नहीं देना चाहिए। तो ये भी निगेटिव है यहाँ पर। तो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, जिसमें शुद्ध उच्चारण और अभ्यास की बात की गई है। बच्चों की त्रुटियों को दूर करने के लिए शिक्षक को वाचन के अंत में कठिन या अशुद्ध उच्चारित शब्दों का शुद्ध निर्देशन प्रस्तुत करना चाहिए। प्रश्न संख्या 26 है।
पठन की वह तकनीक जिसमें पाठक किसी पाठ्य सामग्री के शीर्षकों, उपशीर्षकों और चित्रों को देखकर एक त्वरित दृष्टिकोण बनाता है। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पहले भी, ये स्कीमिंग है कि बच्चा स्कीमिंग में जो ऊपर का जो पूरा अर्थ है, मान लो आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो और उसको शीर्षक देना है आपको, तो ऊपर ऊपर सर्जित तौर से आपको पढ़ना पड़ेगा, वही स्कीमिंग है। क्वेश्चन नंबर 27 है साथियों, लगभग ये सेशन समाप्ति की तरफ है। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आप चाहते हैं कि ये इस प्रकार के सवाल जो आपकी सीटेट की तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, इस प्रकार के सवाल अगर आप चाहते हो कि आपसे अभ्यास मैं कराऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक ऐसे दोस्त को ज़रूर शेयर करें जिसको इससे फ़ायदा हो। पठन के दौरान आगे आने वाला है पूर्वानुमान लगाना, प्रेडिक्टिंग। पठन का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सर इसका ये क्वेश्चन किया ही नहीं हमने, फिर भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का एक उपकौशल की बात करें तो लिपिबद्ध कराना, पूर्वानुमान लगाना, श्रुतलेख लिखना, स्वर और तान का सृजन करना। तो जो हम पढ़ते हैं कई बार एक शब्द का उसका पूर्वानुमान लगा लेते हैं, ये शब्द जो ये है, और वही एक प्री सब स्किल ऑफ रीडिंग है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का पठन कौशल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा बच्चे के सामने, बच्चे की क्लास में अगर प्रिंट रिच वातावरण है तो यह बच्चों को अनजाने और स्वाभाविक रूप से पढ़ने का अवसर प्रदान करता है। इससे बच्चों का ध्यान भटकता है, निगेटिव है। यह केवल सजावट के काम, सीखने का काम नहीं आता, निगेटिव है। इससे बच्चों पर मानसिक तनाव पड़ता है, ये भी नेगेटिव है। तो पहला ऑप्शन, ये बच्चों को अनजाने और स्वाभाविक रूप से पढ़ने का अवसर प्रदान करता है। सवाल 29 आ चुका है आप सभी के सामने, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। किसी शोध पत्र या कानूनी दस्तावेज में किसी विशिष्ट धारा या नियम को ढूंढने के लिए एक कानूनी दस्तावेज बड़ा सा, उसमें जो वकील है वो उनके द्वारा किया जाने वाला पठन क्या है। तो एक बड़ी लिस्ट में अगर आप एक विशेष शब्द को ढूंढ रहे हो, एक पूरी लिस्ट में आप अगर अपना रोल नंबर ढूंढ रहे हो, तो वो स्कैनिंग कहलाएगा। तो यहाँ भी स्कैनिंग की बात कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है जो लास्ट है इस सेशन का। आशा करते हैं साथियों वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आपने चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। पठन कौशल का विकास करते समय एक शिक्षक को किस बात पर सर्वाधिक बल देना चाहिए। आप पठन कौशल का विकास कर रहे हो और एज ए शिक्षक आपको सर्वाधिक बल किस पर देना चाहिए पठन कौशल करते समय। बच्चों से केवल कठिन शब्दों के अर्थ रटवाने पर, विविध प्रकार के संदर्भों और प्रासंगिक सामग्रियों के पठन पर। जब संदर्भ की बात हो जाएगी तो वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल पॉजिटिव होगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए इसका जो व्याख्या है उसे भी पढ़ लेते हैं। विविध प्रकार के संदर्भों, कॉन्टेक्स्ट और प्रासंगिक पठन सामग्रियों के अनुभव से बच्चों की समझ व्यापक होती है और वे पठन में कुशल बनते हैं। तो साथियों आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं कि आपके लिए बार बार ऐसे मैं वीडियो बनाता रहूं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इस प्रकार की सामग्री तैयार करने के लिए। तो इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एंजॉय करते रहो। सीटेट की तैयारी आपके नेक्स्ट लेवल पे जाए, इसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। धन्यवाद आप सभी का।